अब हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 5। ये क्लास 11th के लिए जेई मेंस और नीट के लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं। तोड़ तोड़ के अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करेंगे, उसके हम कंपोनेंट्स को पता करने वाले हैं। वेक्टर के कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। जैसे मान लेते हैं कि वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए तीन वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं ए है, ए1 वेक्टर, ये हो गया ए2 वेक्टर, ये हो गया ए3 वेक्टर। यानी कि ए1 वेक्टर प्लस ए2 वेक्टर प्लस ए3 वेक्टर, ये मिलके क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। यानी कि जो ए वेक्टर है इसके तीन कंपोनेंट हुए, तीन पार्ट हुए, जिनको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो मेन कंपोनेंट, मेन जो वेक्टर है ए वेक्टर, वो क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि वेक्टर है बी, और वेक्टर बी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में ब्रेक किया गया है। ठीक है, हमको ये पता चलता है किसी एक वेक्टर को पाने के लिए हम उसको इनफाइनाइट वेक्टर में, कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। हम पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि तीन कंपोनेंट देखा था, और दूसरे एग्जांपल में इनफाइनाइट कंपोनेंट मिल रहा है। तो सर हम किस में इंटरेस्टेड हैं? सर हम इंटरेस्टेड हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जगह पे कभी कभी ऑर्थोगोनल भी आ जाता है, और रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आ जाता है, जिसको हम 90 डिग्री बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट जो है 90 डिग्री पे है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है वेक्टर ए। अब ये वेक्टर ए का दो कंपोनेंट है, एक एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में है ए वाई, और एक्स डायरेक्शन में है ए एक्स। ये दो कंपोनेंट है। ठीक है ना। आज दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 2D में वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे होता है। देखो 2D में रेजोल्यूशन करने वाले हैं ना, तो 2D का मतलब है कि एक x होगा एक y होगा। ठीक है, आप x और z भी ले सकते हैं, कोई दो को लेना है हमको, परपेंडिकुलर एक्सिस लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या लिया है, x और y लिया है, दो एक्सिस लिया है। ठीक है ना। तो x पर जो ये है हमारा वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कैपिटल ए है, और यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन में ए एक्स कंपोनेंट, और ए वाई डायरेक्शन में ए वाई कंपोनेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब बाय द पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि देखिए भैया, कि पैरेललोग्राम में हम ए एक्स जो कंपोनेंट है, इसके पैरेलल एक क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और जो ए वाई है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये तो हमारा क्या हो गया कि ये भी ए एक्स है तो ये भी ए एक्स होगा, ये भी ए वाई है तो ये भी ए वाई होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ए वेक्टर है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, इसका मतलब कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में है, ए वाई ए एक्स, तो भैया आई कैप हो गया, प्लस ए वाई जो वाई डायरेक्शन में है। लेकिन हम डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, ए वाई तो क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम इसको दर्शा नहीं सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ जे कैप लिखेंगे तो बात चलेगा कि ए वाई जो है जे डायरेक्शन में इसका क्या है, कंपोनेंट है। तो ऐसे लिखेंगे पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ पर ए एक्स क्या है, ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स देखिए क्या है, ए एक्स जो है ए का कंपोनेंट है इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट ऑफ ए है, ए एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट है। और इसको हम बोल देंगे, ये प्रोजेक्शन भी इसको बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। एक्स डायरेक्शन में ये शैडो है। शैडो क्यों है, जैसे मान लेते हैं ना कि हमने क्या करा, इसको यहाँ पर एक लाइट लगा दिया, लाइट, एक बल्ब लगा दिया। हाँ देखो, यहाँ जब हम बल्ब लगा देंगे तो क्या होगा, इस ए वेक्टर का जो परछाई है क्या पड़ेगा, यहाँ पर एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे पड़ने वाला है यहाँ पर।
ठीक है ना। तो यानी कि ए वेक्टर का साइडो पढ़ने वाला है यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन पढ़ने वाला है यहाँ पर, इसलिए इसको बोल देते हैं हम क्या, कि ax को बोल देंगे कि ax इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। और ax क्या है, आई कैप का क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट ऑफ आई कैप भी हो जाएगा। सिमिलरली ए वाई के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये वाई डायरेक्शन में है कंपोनेंट ए वेक्टर का। दूसरा बोलेंगे कि ये प्रोजेक्शन भी है ए वेक्टर का, कहाँ पे, वाई डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। और इसको हम बोल देंगे कि ये जो जे कैप है ना, जे कैप का क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट भी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से पढ़िए आप लोग और पानी पीते रहिए, क्योंकि पानी पीने से दिमाग फास्ट चलता है। अभी यहां देखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग था क्या, कि यहाँ पर ए वेक्टर था, इसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ए है, ये तुम्हारा आया था कितना, ए एक्स, और ये हो गया तुम्हारा ए वाई, यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ भी क्या था, यहाँ जो था, यहाँ ए वाई था, इसको हम पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लेकर आए, ए वाई को पैरेलली शिफ्ट करके इधर लेके आए और एक ट्राइंगल को फॉर्म कर दिया, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, क्लास 11 में आ गए हैं तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए पता भैया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, तो हो जाएगा क्या, इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट में इसको ले लें, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखा भी दिया गया है कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि पता करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपकी एक एग्जांपल है, और एग्जांपल में बोल रहा है कि एक वेक्टर है, वेक्टर के दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो ए वेक्टर कैसा होगा और बी वेक्टर कैसा होगा, आप हमें बताइए, ठीक है। देखिए कैसे होगा, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ए वेक्टर जो है, सिक्स आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 8 जे कैप हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि पता करना है तो अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड 10 आ गया और उस वेक्टर आ गया 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब यहाँ पर अब देखिए सोल्यूशन का जगह छोड़ा था क्या, कोई बात नहीं है, वहां हो गया सोल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल इसके हो गए। अब देखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आदमी इसमें बोर हो जाता है, ठीक है ना। तो बोर मत होइएगा, बोर होने के लिए कल बोर होना है, आज नहीं होना है, ठीक है ना। जब फिजिक्स आने लगता है तो आदमी 2-3 घंटा पढ़ लेता है, पता नहीं चलता टाइम कैसे बीत गया, ठीक है ना। मेरे साथ तो भाई ऐसा होता है। अब यहाँ देखिए उसी हम ट्राइंगल को लिए हैं, उसी एंगल को लिए हैं, ट्रायंगल फॉर्म किया है, ए वाई है, ए एक्स है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है, थीटा एंगल है एक्स डायरेक्शन से। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर cos थीटा लेते हैं। cos थीटा जो हो गया वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। थीटा जो होता है ना, थीटा थीटा तो डिफरेंस एंगल हो गया। अब इसके जो सामने वाला जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, और इसके साथ जो होता है वो बेस होता है। ये हो गया आपका हाइपोटेनस, इधर हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ बेस क्या है, ax है, ax अपॉन a हो गया, हाइपोटेनस क्या है, a है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ए हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई ए एक्स अपॉन ए आ गई। तो यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू आ गई कितना, ए cos थीटा, ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए cos थीटा। सिमिलरली जो ए वाई आएगा ना, इसकी वैल्यू आएगी ए साइन थीटा आएगी। सेम टू सेम करेंगे, देखो सेम टू सेम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ए वाई है, और हाइपोटेनस आपका है ए है। तो पी अपॉन एच हो गया यहाँ पर ए वाई अपन ए हो गया। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वाई की वैल्यू आ गई हमारा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो ए एक्स है ना, ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में ए वेक्टर का कंपोनेंट है, और ये ए साइन थीटा जो है, ये कॉस थीटा था, सॉरी ये कॉस थीटा, ए कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में ए एक्स ए वेक्टर का क्या कंपोनेंट है। सिमिलरली यहाँ पे जो ए साइन थीटा है वो वाई डायरेक्शन में ए वेक्टर का कंपोनेंट है। समझे कि नहीं? लेकिन इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में सर गड़बड़ी हो जाती है, उनको कैसे उसको मैनेज करेंगे? तो देखो मैनेज क्या करते हैं, मैनेज ये करते हैं ना कि थीटा किसके साथ जुड़ा हुआ है, वाई के साथ कि एक्स के साथ? एक्स के साथ। जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ रहता है ना उसको कॉस ले लेते हैं, आज जो थीटा से दूर होता है उसको साइन ले लेते हैं। ठीक है ना? तो जो भी हो, यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पर थीटा है, ए एक्स से जुड़ा हुआ है, तो ए एक्स जो कंपोनेंट होगा कॉस थीटा में आएगा, तो ए कॉस थीटा, यानी ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, और कॉस थीटा हम लगा दिए, चिपका दिए। यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर सिमिलरली क्या हो गया आपका, जो साइन थीटा है, साइन थीटा ए वाई अपन ए होगा, और ए वाई की वैल्यू आ गई तुम्हारा, ए वाई का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, ए साइन थीटा है। ठीक है ना? यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट अच्छे से किया है। ट्रिक क्या है इसमें कि देखिए कि ए वेक्टर हो गया, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन में ए cos थीटा, वाई डायरेक्शन में ए sin थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री पे है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है ना? अब ये जो थीटा है ना, एक्स एक्स डायरेक्शन में है, एक्स के साथ थीटा एंगल है, तो जो इसके साथ cos लग गया है, यदि थीटा से जो दूर है एक्सिस, इसमें साइन लग गया है। बस इतना ही, बस याद रखना। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे मजे की बात, अब मजे की बात ये है ना कि हमें ए एक्स पता चल गया कि ये ए एक्स जो होता है कैसे पता करते हैं, ए वाई भी कैसे पता करते हैं ये पता लग गया, लेकिन भैया इस थीटा को कैसे पता करते हैं ये तो बताइए। अब थीटा को पता करने के लिए अब सिंपल तरीका है, टेन थीटा। कैसे करते हैं? हमने देखो साइन थीटा निकाल लिया और कॉस थीटा निकाल लिया, साइन को कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। जब साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे ना तो ए वाई अपन ए एक्स आ जाएगा, ए वाई अपन ए एक्स आ जाएगा। यहाँ देखो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, जानते ही हो तुम लोग, बस थोड़ा सा बता रहे हैं। ए वाई अपन एक्स, यदि यहाँ पर एंगल जो है ना एक्स से है, तब एंगल जब एक्स से है ना तो ए वाई अपन ए एक्स लेंगे। यदि एंगल वाई से हो गया ना तो जो एक्स वाला होगा ना वो परपेंडिकुलर में आ जाएगा, और जो वाई वाला है वो बेस में आ जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू ए एक्स अपन ए वाई हो जाएगा। देखो यहाँ आगे देखो, यहाँ देखो, नहीं निकल क्या क्वेश्चन आ गया क्या? चलो यहाँ कर भी लेते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पता हमको है, चलो यहाँ पे हो गया, जैसे कि ये हो गया ऐसे, ये हो गया, ये दिया है थीटा, ये है ए वाई, ये है ए एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हम ट्रायंगल बना देंगे। यहाँ ट्रायंगल बना लिया। अब ये थीटा है, थीटा रेफरेंस एंगल है, इसके सामने वाला जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ये ए एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए एक्स ही होगा, ये ए एक्स ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है भैया, यहाँ पर ए एक्स है, और बेस क्या है भैया, ए वाई है। यहाँ पर देखो बदल गया। ठीक है, बदल गया कि नहीं बदल गया? वहां पर क्या था, टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपन ए एक्स, जब थीटा एक्स से लग रहा है, थीटा वाई से लग रहा है, जिससे थीटा लग रहा है ना वो नीचे आ जाएगा। समझे कि नहीं? अरे थीटा ऊपर नीचे लग रहा है सर, कंफ्यूजन हो रहा है। अरे कंफ्यूजन कुछ नहीं है, टेन थीटा तो पता है ना भैया, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है,
बस ये पहचाना है कि थीटा जो है ना, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है। तो यहाँ पर सामने वाला जो साइड है वो ए एक्स है, तो परपेंडिकुलर यानी कि ए एक्स ऊपर रहेगा और बेस यानी कि ए वाई नीचे आएगा, ए एक्स अपन ए वाई। समझे कि नहीं? तो अब तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा समरी में देख लेते हैं। हमने पढ़ा वेक्टर के बारे में। वेक्टर, रिड्यूशन ऑफ वेक्टर, रिड्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि कंपोनेंट फाइंड करना है हमको किसके, किसी भी वेक्टर का। अब कंपोनेंट फाइंड करना है तो बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं किसी एक वेक्टर के, 10 15 20 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है ना, जो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। अब 90 डिग्री एंगल पर कितने होते हैं, दो ही कंपोनेंट होंगे, वही होगा क्या, टू डी में दो ही होंगे, 3D में जाएंगे ना तो 3 हो जाएंगे। इस वीडियो में हम 2D के बारे में बात करने वाले हैं, 3D के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ, तो अब हो जाएगा x वाले में ax का, मान लो a वेक्टर है तो a वेक्टर का दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट चाहिए, तो x डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में हो गया। अब x डायरेक्शन में भैया ax हो गया, y डायरेक्शन में क्या होगा, ay हो गया। ax को मान लीजिए a cos थीटा, ay को मान लीजिए a sin थीटा। इतना ही जानना था, इतना ही करना था सब। अब थीटा पता करने के लिए टेन का यूज किया जाता है। यदि थीटा एक्स से जुड़ा हुआ हो, थीटा, अब थीटा होता क्या है कि किसी भी वेक्टर का एक्स से कितना डायरेक्शन पे हो, क्या है डायरेक्शन है उसका, कितने डायरेक्शन पे है, तो हम एंगल का ही करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो टेन थीटा पता करते हैं, यदि एक्स से थीटा है तो क्या हो जाएगा, ए वाई अपन एक्स। यदि थीटा वाई से है तो क्या करेंगे, एक्स अपन ए वाई कर लेंगे टेन थीटा, वहां से आराम से थीटा निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि मान लेते हैं यहाँ पर लिया हो टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो गया, मान लिया 3/4 हो गया। अब आपको मैं बताऊं यहाँ थीटा कितना होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, ये मान लो थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, तो ये कितना होगा थीटा, ये थीटा हो जाएगा आपका 37 डिग्री। यहाँ थीटा क्या होगा 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर ए वाई कंपोनेंट से 37 डिग्री, अब यहाँ ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे भी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो हम बोल देंगे कि जो वेक्टर ए है, ए वाई कंपोनेंट से 37 डिग्री ईस्ट की तरफ, ऐसे इसका डायरेक्शन बता देते हैं, ठीक है। वो पहले हम ये शायद पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पहले दूसरे या तीसरे लेक्चर में शायद ये सब चीजें बहुत अच्छे से इसको बताया गया है उसमें, ठीक है। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। एग्जाम्पल जब तक नहीं करते हैं संतुष्टि थोड़ा होता ही नहीं है, ठीक है। इतने सारे थ्योरी पढ़ लो, केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है फिजिक्स में। फिजिक्स अप्लाई करोगे ना, मजा उसमें आने वाला है, अप्लाई करो मजा आएगा फिजिक्स करने में। अब यहाँ लो, यहाँ पर ए वेक्टर दे दिया है, अब ए वेक्टर दे दिया, सॉल्यूशन करते हैं इसमें। ए वेक्टर इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अब यहाँ पर ए एक्स की पूछा है बात, ए एक्स क्या होगा, पहला है ए एक्स कितना होगा भाई, हम ए एक्स क्या होगा, कंपेयर करना इसको, मान लो ए वेक्टर है तो हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। अब यहाँ पर कंपेयर जब करते हैं तो ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दूसरा देखो, ए वाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बात खत्म। खत्म कि नहीं खत्म, खत्म ना। अब तीसरा में देखो और मजा आएगी इसमें, चुटकियों में हो रहा है ना, चुटकियों में। अब ए वेक्टर पता करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना। यहाँ ए एक्स और ए वाई तो हमको पता चल गया भैया। यहाँ देखो ए एक्स कितना है 3 स्क्वायर और वाई कितना है 4, तो 4 स्क्वायर अंडर रूट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 5, हो गया। अब एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस से एंगल पूछ रहा है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर tan थीटा ए वाई अपन ए एक्स, जो एंगल एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्स से डिवाइड करना है, यदि वाई एक्सिस है तो वाई से डिवाइड कर दे, यहाँ तब होता ए वाई ए एक्स अपन ए वाई, यहाँ पर क्या होगा ए एक्स ए वाई अपन ए एक्स होगा। ए वाई कितना है भैया 3 4 है, 4 है, और ए एक्स कितना है 3 है,
तो आ गया tan थीटा इक्वल टू 4/3, यहाँ पर थीटा हो जाएगा तुम्हारा 53 डिग्री। ठीक है, अब 53 डिग्री क्यों होगा भैया, क्योंकि हम बताए हैं कि स्टैंडर्ड एंगल होता है, यदि यहाँ पर मान लो 4 है, यहाँ 3 है, तो ये 5 होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 53, ये हो जाएगा तुम्हारा 37, ये 90 डिग्री है। ये हम बेसिक मैथमेटिक्स में आपको मैंने बताया था। ये यदि आपको अच्छे से जानना है ये स्टैंडर्ड एंगल कैसे होता है, क्या होता है, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बेसिक मैथमेटिक्स का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ए वेक्टर दे दिया है और ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा। तो ए वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर इक्वल टू 0.8 आई कैप प्लस बीटा जे कैप दे दिया है। ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, क्योंकि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि इनका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम इसके इक्वल कर देते हैं ना, 0.8 इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, हो जाएगा तुम्हारा 8×8 = 64, 0.64 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों ओर स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हो जाएगा तुम्हारा बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.64, तो हो जाएगा आपका 0.36, तो हो जाएगा आपका बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 0.6 आएगा आंसर। यानी बीटा की पॉसिबल वैल्यू 0.6 आने वाली है। आ गई, आने वाली क्या है, देखो आ गई। देखो मेरे को सॉल्व करने से पहले तुम इस वीडियो को पॉज करो फिर सॉल्व करो, मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा। ठीक है, अब यहाँ भैया देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके झोली में गिरता है। यहाँ देखिए, ये फाइंड द मिनिमम फोर्स, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन ओनली। बहुत सारे फोर्स लगे हैं, देखिए यहाँ पर है पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, 3 फोर्स लगे हैं। लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें एक मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड करना है, पता करना है कि उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा दें, तो जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है ना, वो हो जाए वाई डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में। यहाँ तो एक्स भी है, वाई भी है, माइनस एक्स भी है, माइनस वाई भी है, हमें सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब सोच के देखो, ये तो मेंटल एबिलिटी की तरह लग रहा है। देखो यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पर 4 न्यूटन गया है इधर 30 डिग्री पे। ये पहले एंगल देखते हैं, ये 30 है ना, तो ये भी यहाँ पर 30 है। चलो, यहाँ 4 न्यूटन का गया है, यहाँ 2 न्यूटन है, तो भैया देखिए इधर यदि 2 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं, 2 न्यूटन का इधर देखा लगाया क्यों, तो रिजल्टेंट इधर 2 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो होगा रिजल्टेंट यहाँ पर इधर ये वाई हो गया, ये एक्स होगा, तो ये रिजल्टेंट देखा जाना तो इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, अब देखिए भैया यहाँ पर जो 1 न्यूटन है इधर सेकंड वाले फोर्स में 1 न्यूटन, तो आप देखिए इधर ये 30 डिग्री है, अब देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर हो गया 1 न्यूटन का फोर्स है इधर, ये 60 डिग्री में है क्या, हाँ 60 डिग्री में है, 60 में है, तो हो जाएगा 1 cos 60, तो 1 cos 60 न्यूटन हो जाएगा, या न्यूटन में आएगा, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 × 1/2 1/2 न्यूटन हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। और इधर क्या हो जाएगा, sin 60 तो √3/2 हो जाएगा, तो इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, ये वाई को हटाओ यार, इस वाई भैया को हटाइए, यस ये भाई साहब को हटाना। अब यहाँ पे हो जाएगा √3/2 न्यूटन इसके लिए। अब ये 2 न्यूटन है, तो ये 30 है, तो इसके लिए भी यहाँ पर हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा भैया न्यूटन, 2 cos 30 2 cos 30 हो जाएगा, तो cos 30 की वैल्यू होती है 1 × √3/2, 2 से कट गया, हो गया √3।
तो हो जाएगा √3 न्यूटन। अब इधर क्या हो जाएगा 2 sin 30, तो sin 30 वाली 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर कैसी कैसी फोर्स आई थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसी ऐसी फोर्स आई, ऐसी ऐसी फोर्स, कैसी कैसी फोर्स। तो आया तुम्हारा √3 बाई, ये कैसे करते हैं, ये आया तुम्हारा √3/2 प्लस √3, ये न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स आ गया आपका वाई डायरेक्शन में। अब दूसरा आ गया यहाँ पर, यहाँ देखो इधर आ गया आपका 1 न्यूटन है, 1/2 न्यूटन आ गया, और उधर कितना आ गया आपका 1 न्यूटन आ गया। ठीक है, और देखो यहाँ से पता किया, यहाँ से ऐसे आ गया। अब देखो इसने बोल रहा है कि हमें ऐसा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड करना है, चाहिए कि वाई डायरेक्शन में ही केवल रिजल्टेंट फोर्स लगे। अब देखो जब भी ना, यदि वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यानी कि एक्स वाला 0 होना चाहिए, यदि एक्स में यदि फोर्स लग रहा है तो वाई वाला 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं चाहिए, होना चाहिए ना। तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्स को 0 कर देता है, तो x को 0 कर देते हैं, तो इधर 1 न्यूटन लग रहा है, इधर ½ न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब यदि इधर ½ न्यूटन का फोर्स लग गया तो भैया क्या होगा, ये भी हाफ मिलके 1 हो जाएंगे। तो राइट साइड में x डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगा, लेफ्ट साइड में भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा, दोनों अपने आप को कैंसिल कर देंगे, तो y डायरेक्शन में 0 फोर्स लगेगा। सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में ही फोर्स हो पाएंगे, -x में तो फोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर के तौर पर हम क्या लिखेंगे कि भैया जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा ये ½ न्यूटन होगा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन x डायरेक्शन में है ना, तो इसका आंसर होगा बेसिकली 1/2 आई कैप। अरे कैसे हो गया 1/2 आई कैप, इतना फोर्स होगा। समझे कि नहीं। अब यहाँ देखो चौथे में, अब इसने बोला है कि इसको x और y कंपोनेंट में एक्सप्रेस करना है। आप देखो मैं क्वेश्चन में ही आंसर लिखूंगा, आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन अलग लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को कॉपी करके उस पर आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो हौज पौज हो जाएगा, फिर बाद में 1 महीना 2 महीना बाद दिमाग खराब हो जाएगा, अरे क्या लिखा था मैंने। यदि ऐसा हो जाए ना, दोबारा से वीडियो देख लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो एक फोर्स है 37 डिग्री इधर से, तो देखो इधर जो यदि वाई डायरेक्शन से थीटा है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ कितना 10 है ना, तो हो जाएगा 10 cos 37। cos 37 कितना हो जाता है आपका 4/5, तो हो जाएगा 5 10 8 आ जाएगा, ये 8 न्यूटन हो जाएगा, तो ये 6 न्यूटन हो गया। ठीक है, एक्स और वाई में, तो यहाँ पर एक्स कितना हो गया 6 न्यूटन, वाई हो गया तुम्हारा 8 न्यूटन। तो हो जाएगा तुम्हारा एफ वेक्टर इसको कर दोगे तो हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो। अब इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा 10√2 है ना, तो 10√2 cos 45 1/√2 होता है, तो कट के आ जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका वी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। समझे, समझ में तो आ रहा है भैया। हमने जो वहां पर थ्योरी में पढ़ा उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जिससे थीटा जुड़ा है वो वाला कंपोनेंट कॉस होता है, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो जाएगा 10 cos 53। cos 53 की वैल्यू होती है हमारे 3/4, 3/4 रखेंगे यहाँ पर 3/5, 3/5, 3/5 5 और 10 ये 6 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6, हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 8, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हो जाएगा 10 sin 53। sin 53 आपका हो गया 3/5, sin 53 4/5, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जिससे थीटा जुड़ा हुआ है वो है cos वाला, तो 10 cos 60, तो 5 हो गया, ये हो जाएगा 10 sin 60, हो जाएगा 5√3। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे हमको करने हैं 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर आर यूनिट वेक्टर आर नॉट।
फॉलोइंग वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं। यदि यूनिट वेक्टर है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको सॉल्यूशन कैसे करना है भैया। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो हमें देखना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बेसी है, ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन का जो मैग्नीट्यूड है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ऑप्शन में देखो मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ रहा है क्या, ये नहीं होने वाला है, ये कितना आ रहा है √2 आ जाएगा। दूसरा में देखो 1 आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, सही है। तीसरा में देखो 1 आ रहा है, हाँ सही है, ये भी है। ये देखो चौथा का देखो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ये जगह 1/2 प्लस 1/2 1 1 1, ये भी आ जा रहा है 1 आ रहा है। पांचवा देखो 1/√3, 1/3 का स्क्वायर 1/3 1 प्लस 1/3 2/3, ये नहीं होगा, आंसर आएगा √2/3 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ये वाला पांचवा छवा, ये एफ वाला, ये वाला भी हो जाएगा। सातवां ये 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 25 25 16 9, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये आंसर आएगा √1 = 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी होगा। ठीक है, यदि कोई भी वेक्टर दिया हो, उसका मैग्नीट्यूड यदि 1 आ रहा हो, तो भैया हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड यदि 1 आ गया तो वो यूनिट वेक्टर होगा, और जिसका नहीं आ रहा है वो वेक्टर नहीं होने वाला है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात यह है ना कि देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जगह सारे जगह पर हम मैग्नीट्यूड लिए हुए हैं। ठीक है, प्लस माइनस से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमको पता है कि कोई वेक्टर दे दिया, जैसे मान लो ए वेक्टर दिया है AX I कैप प्लस AY J कैप, तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, AX² प्लस AY स्क्वायर, इसको हम अंडर रूट में रख देते हैं। यही काम मैंने यहाँ पर किया है, और ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, कैसे किए हैं इसी लेक्चर में पीछे है। यदि समझ में नहीं आता फिर दोबारा से देख सकते हो उसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें तो हमने कर चुके हैं, ये वाला कर चुके हैं। ठीक है, वहां पीछे पढ़ चुका हमने ये वाला। अब नोट है, नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है कि इफ वेक्टर, मान लेते हैं ए वेक्टर है, मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, या जेड हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से वो एंगल थीटा बनाता है, देन इट्स कंपोनेंट along the direction is along this direction is a cos थीटा, यानी कि थीटा जिसके साथ जिस डायरेक्शन के साथ बना उसके साथ cos वाला कंपोनेंट आएगा, और जो अलग है, जो उससे दूर है, वो वाला क्या आएगा, साइन वाला होगा, यानी कि उसका a sin थीटा हो गया। मान लो बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर में एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बताना है। यदि एंगल एक्स से मेजर किया गया है, तो उस समय क्या होगा भैया कि बी cos थीटा हो जाएगा, और y वाला कंपोनेंट क्या होगा, b sin थीटा होगा। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर का जो एंगल है वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम, एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos थीटा, और y वाला क्या हो जाएगा, दूसरा a sin थीटा हो जाएगा। समझे कि नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी देखो, अब इस डायरेक्शन से मान रहे हैं, इस डायरेक्शन से, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दिए। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा x होगा, कौन सा y होगा, कौन सा a cos थीटा, ये कौन सा a sin थीटा। तो भैया इसमें देख लीजिए यार, यहाँ थीटा है, अब थीटा है तो इस डायरेक्शन से ये जुड़ा हुआ है, तो ये a cos थीटा हो गया। ठीक है, यदि थीटा इससे नहीं जुड़ा है तो ये साइन वाला कंपोनेंट हो गया। समझे कि नहीं, बात समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है ना। बात समझ में नहीं आती, पढ़ने का कोई मतलब नहीं।
अब देखो 29 में देख लो। अब क्या है ना कि जैसे कि हमने क्या करा कि थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे देखो क्या किया, टिल्ट कर दिया एक्स और वाई डायरेक्शन को, ये एक्स है ये वाई है, इसको मैंने टिल्ट टिल्ट कर दिया, मान लेते ऐसे टिल्ट कर दिया। अब टिल्ट कर दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड पर असर ही नहीं पड़ता। अब कैसे असर नहीं पड़ता, ये जो एक्स वाला है ना ये इससे जुड़ा हुआ है थीटा, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा इस ए वेक्टर का ए कॉस थीटा। ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये क्या है मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का। तो ये वाई वाला जो रिमेनिंग वाला है उसका कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। सोचने वाली बात ही नहीं है। ये कंपोनेंट मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, अरे जब हम एनएलएम पढ़ेंगे ना तो वहां भी कंपोनेंट्स का तोड़ मोड़ मरोड़ के एकदम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, ऐसे मान लो कि यहाँ के ब्लॉक दे दिया है, ब्लॉक मूव कर रहा है, हो सकता है ब्लॉक स्टेडी पोजीशन पे हो, ठीक है, तो उस समय नीचे फोर्स लगता है एमजी को भी तोड़ते हैं। अब यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, कैसे थीटा आ गया, तो भाई ज्योमेट्रिकली देखो यहाँ पे ये थीटा है तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा इसके डायरेक्शन में mg sin थीटा। अब यहाँ नॉर्मल लग जाएगा, नॉर्मल को l से भी रिप्रेजेंट करते हैं r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लेन है ना ये इंक्लाइन प्लेन, along द प्लेन mg sin थीटा कंपोनेंट लगा और परपेंडिकुलर दिस प्लेन क्या लगा mg cos थीटा लगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। अब यहाँ मान लो ब्लॉक यहाँ से मूव कर रहा है तो मूव करने में mg cos थीटा का रोल ही नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। ये mg sin थीटा का रोल है, वही इसको एक्सेलरेट कराएगा यदि करा सकता है तो, क्योंकि यदि ये रफ वाला पोर्शन है तो फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा और फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स होगा mg sin थीटा तभी तो वो एक्सेलरेट करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना आपका 2D जो सेक्शन है, 2D सेक्शन वाला जो वेक्टर है यहाँ पर हो जाता है खत्म।